हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन हरियाणा सीएचओ का पेपर डिस्कस कर रहे थे जो कि 2022 के अंदर हुआ था और उसके दो पार्ट के अंदर कुछ एमसीक्यूज अपन ने डिस्कस कर लिए थे और उससे आगे के जो रिमेनिंग एमसीक्यू है उनको अपन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छा पेपर आया था हरियाणा सीएचओ का, बहुत ही अच्छा पेपर आया था जो कि ये क्वेश्चंस बार बार किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चंस है वो आगे आने वाली किसी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है पॉइंट प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज डिफाइंड एज। पॉइंट प्रिवेलेंस के बारे में पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए बोल रहा है नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्रेजेंट। ऑप्शन बी बोल रहा है नंबर ऑफ करंट केसेस एग्जिस्टिंग ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। ऑप्शन सी बोल रहा है नंबर ऑफ न्यू केसेस एग्जिस्टिंग ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। ऑप्शन डी बोल रहा है नंबर ऑफ करंट केसेस एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। तो दोस्तों सीधा सीधा पूछा गया है कि पॉइंट प्रिवेलेंस क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहां पे निकल के आएगा वो है यहां पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि नंबर ऑफ करंट केसेस, अभी के जितने भी केसेस है एग्जिस्टिंग ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर दी हुई पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको अपन पॉइंट प्रिवेलेंस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सम ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू 3, 4, 6, 7, 8 एंड 14 फ्रॉम देयर मीन इज। यहां पे कुछ वेरिएबल वैल्यूज दी गई है जिनमें से इसका मीन पूछा गया है कि इसका मीन कितना होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 0 होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1 होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है 5 होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है 7 होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू दी गई है उतनी वैल्यू की जो क्रम संख्या होगी उतने से उसको अपन डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 14। ओके, और इसके बाद नीचे 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पे संख्या है तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो 42 इनको अपन जोड़ते हैं, ऊपर वालों को 6 जो डिजिट है इनको, तो 42 होते, इसको 6 से डिवाइड करते तो 7 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा स्प्रेड होता है, ओके, या फिर ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे फीको ओरल रूट की बात आती है, जब भी आपके यहाँ पे फीको ओरल रूट की बात आती है तो वहां पे याद रखना है हेपेटाइटिस ए एंड ई। और जब भी ब्लड की बात आती है तो वहां पे आपको याद रखना है बी एंड सी। तो यहाँ पे फीको ओरल रूट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी बोल रहा है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी बोल रहा है हेपेटाइटिस डी एंड ऑप्शन डी बोल रहा है हेपेटाइटिस ई। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी है ऑप्शन ए के अंदर। तो हेपेटाइटिस बी तो किससे होता है, ब्लड से ट्रांसमिटेड होता है। ऑप्शन बी में हेपेटाइटिस सी है तो ये भी किससे ट्रांसमिटेड होता है, ये भी ब्लड से होता है। ये ब्लड से है, ये ब्लड से है। ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस किसका रूट है, ओरल फीको रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होने वाला है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे। अर्ली एम्बुलेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट्स विच कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उसको अर्ली एम्बुलेशन करते हैं अपन कि जल्दी से जल्दी वो अपने बेड से उठ के चलने फिरने लग जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिससे उसको अपन बचाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए बोल रहा है पेन, ऑप्शन बी बोल रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी बोल रहा है वोमिटिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है इंफेक्शन। तो दोस्तों वो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं अपन डीवीटी। ओके, तो डीवीटी से प्रिवेंट हो सकता है, अर्ली एम्बुलेशन होगा, जल्दी से जल्दी चलने फिरने लग जाएगा, तो वहां पे डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अदरवाइज उसको डीवीटी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे। रोवोसिंग साइन इज पॉजिटिव इन।
रोबोसिंग साइन है वो किसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कोलाइटिस, ऑप्शन बी बोल रहा है कोलेसिस्टाइटिस, ऑप्शन सी बोल रहा है अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन डी बोल रहा है पेनक्रियाटाइटिस। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे समझना है कि रोबोसिंग साइन होता क्या है। जब भी अपन एब्डोमेन कैविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोअर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है, वहां से उसको अपन कंप्रेस करते हैं, पालपेट करके कंप्रेस करते हैं, तो उसका जो पेन है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ मूव होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रोबोसिंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोबोसिंग साइन बोलते हैं दोस्तों। और ऐसा कहां देखने को मिलता है? ये अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। जब अपेंडिक्स के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन अपेंडिसाइटिस बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट। यहां पे एक एबीजी की वैल्यू दी गई है जिसके अंदर वैल्यू है पीएच की वैल्यू है 7.25, पीएच CO2 है 50। जैसे पीएच है तो वो क्या कम देखने को मिल रही है, यहाँ पे पीएच CO2 है तो वो नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिल रही है। HCO3 है वो भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है मिली मोल पर लीटर, यानी HCO3 यहाँ पे 30 है। तो आपको सजेस्ट करना है कि इसको किस प्रकार का एसिड बेस्ड बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जो कि डिकम्पेंसेटेड है। ऑप्शन बी बोल रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो भी कंपेंसेटेड है। ऑप्शन सी बोल रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो कि डिकम्पेंसेटेड है। और ऑप्शन डी बोल रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और वो भी कंपेंसेटेड है। तो दोस्तों ऑप्शन में कुछ भी दिया हुआ हो आपको तो अपना दिमाग लगाना है। और यहाँ पे एबीजी की वैल्यू कितनी है? 7.25, यानी ये डिक्रीज है नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल कितनी होती है 7.35 टू 7.45, ये ब्लड की नॉर्मल वैल्यू होती है और 7.25 है। मतलब जब जब भी पीएच डिक्रीज होती है तो क्या होता है दोस्तों? एसिडोसिस होता है। जब जब भी पीएच इंक्रीज होती है दोस्तों तब क्या होता है? एल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, बट यहां पे सबसे पहले समझिए क्या होगा? एसिडोसिस होगा, तो एल्कालोसिस तो हो नहीं सकता। फिर अपन बात करते हैं CO2 बढ़ा हुआ है, CO2 नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है, 45 से क्रॉस होता है तो वो इंक्रीज हुआ बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल CO2 की वैल्यू कितनी रहती है? 35 से लेके 45 mmHg। क्लियर है? तो ये बड़ी भी है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। क्या है इसको? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक तो हो ही नहीं सकता। तो सी और डी को तो अपन हटा देते हैं क्योंकि वो तो मेटाबॉलिक है। और रेस्पिरेटरी के अंदर एसिडोसिस है, ए में भी बी में भी। बट अपने को अब देखना है कि ये कंपेंसेटेड है या फिर डिकम्पेंसेटेड है। दोस्तों यहाँ पे इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए HCO3 की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और वो क्या है? डिकम्पेंसेशन है। तो कंपेंसेटरी है, इसके अंदर कंपेंसेशन दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द फुल फॉर्म ऑफ अमृत? अमृत जो फार्मेसी होती है, आपने देखा होगा ना कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे अमृत फार्मेसी होती है, तो वो एक अमृत स्कीम है, उसके अंदर वो मेडिकल वहां पे प्रोवाइड करवाए गए हुए। लॉन्च इन इंडिया टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ड्रग्स फॉर कैंसर एंड हार्ट डिजीज। कैंसर और हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको एक अफोर्डेबल, एक उचित वैल्यू के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करवाना इसका मकसद है। इसके मकसद से इसको इंडिया में लॉन्च किया गया। बट इसके एक फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया कि फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है कि अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी बोल रहा है अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर रेजुवेनेशन एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर रिलायबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ ट्रीटमेंट। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यानी जो ए का मतलब होता है यहाँ पे अटल, एम का मतलब है मिशन, और आर का मतलब होता है रेजुवेनेशन, एंड आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, एंड टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48। What are the 3 dimensions of UNDP's Human Development Index? जब UNDP
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसकी 3 डायमेंशन कौन कौन सी है उसके बारे में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए बोल रहा है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नंबर 1 नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन बी बोल रहा है इन इक्विटी इन इनकम, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन सी बोल रहा है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन डी बोल रहा है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नंबर 1 डायमेंशन तो क्या होगी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और नंबर 2 डायमेंशन है नॉलेज, एंड नंबर 3 डायमेंशन है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये इसकी 3 डायमेंशन है किसकी, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49, अंडर 5 मिनिस्टर आरोग्य योजना, जिसको अपन पीएमजेएवाई बोलते हैं। हाउ मच हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड टू पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटल। जब कोई पेशेंट है वो सेकेंडरी या टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई के थ्रू उसको एक फैमिली को कितना लाइफ का कवर मिलता है, कितने रुपए का कवरेज वहां पे मिलता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अप टू 1 लाख, ऑप्शन बी है अप टू आरएस 3 लाख, ऑप्शन सी है अप टू आरएस 5 लाख एंड ऑप्शन डी है अप टू आरएस 7 लाख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है अप टू आरएस 5 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इज नॉट कवर्ड बाय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है डेवलपमेंट डिले, ऑप्शन बी बोल रहा है विजन इंपेयरमेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी बोल रहा है रूबेला। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों की तीनों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर आते हैं, और जो रूबेला है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम। यहां पे अपन मिड डे मील प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट के बारे में अपने को यहां पे जानना है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट शुड रिप्लेस होम डाइट, ऑप्शन बी इट शुड हैव लो कॉस्ट डाइट, ऑप्शन सी इट्स मेन्यू शुड बी फिक्स, ऑप्शन डी बोल रहा है इट शुड कवर 2/3 ऑफ कैलोरी नीड्स ऑफ स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी मिड डे मील प्रोग्राम का जो मेन मकसद होता है कि उसकी जो नॉर्मल डाइट होती है एक स्टूडेंट की, उस डाइट का 2/3 2/3 भाग उसको स्कूल के अंदर ही मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू उतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए, और 1/3 जो हिस्सा है वो घर के लिए उसके पास छोड़ दिया जाए। बट उसको 66% कैलोरी नीड है वो स्कूल के अंदर ही मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू कवर करवा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। दोस्तों इसके अंदर पूछा गया है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से अपने को जानना है कि उससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट एम्स टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020। बिल्कुल वैसे यही कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि इसका मेन मकसद था कि 2020 तक जो ब्लाइंडनेस है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर दी जाए। ऑप्शन बी बोल रहा है इट एक्सक्लूडेड डायबिटीज रेटिनोपैथी फ्रॉम इट्स डोमेन, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है इट डज नॉट कवर रिफ्रैक्टिव एरर स्क्रीनिंग स्कूल, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। इट एम्स टू रिड्यूस हेल्प फ्रॉम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन डिलीवरिंग आई केयर, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा। बहुत ही अच्छा पेपर आया था दोस्तों, हरियाणा सीएचओ का बहुत ही अच्छा पेपर लगा था। क्वेश्चन नंबर 53 अपन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम।
नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम के एक ट्रू स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे देखना है कि सबसे सही कथन यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट स्टार्टेड एज लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है इट वाज कन्वर्टेड इनटू इराडिकेशन प्रोग्राम इन 2002। तो 2002 के अंदर इराडिकेशन प्रोग्राम है वो नहीं हुआ था। हालांकि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये 1955 के अंदर स्टार्ट हो गया था। बट अपने को देखना लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड और कोई सही कथन। इट वाज कन्वर्टेड इनटू इराडिकेशन प्रोग्राम इन 2002, तो ये भी गलत कथन है। इट लॉन्च इंक्लूडेड एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी इन 2005, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत कथन है। लेप्रोसी केसेस आर इंक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट सिंस 2011, तो 2011 के बाद केसेस घटे हैं ना कि बढ़े हैं, तो ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों। ओके, क्योंकि जो नेशनल इराडिकेशन प्रोग्राम है वो ही बाद में कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में देखते हैं। Which of the following is true about National Family Welfare Program? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसके बारे में पूछा गया है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम NFWP, इसका सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए बोल रहा है इट वाज स्टार्टेड इन 1955, तो एक गलत कथन है क्योंकि ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। इट हैज डिसकंटिन्यू इन 2021, तो अभी तक भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ये भी गलत कथन है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिड नॉट अफेक्ट इट, तो यह भी यहां पे गलत कथन है। इन 1992 इंटीग्रेटेड विथ चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड, तो ये 1992 के अंदर इंटीग्रेटेड विथ चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड के अंदर चेंज हो गया था, तो ये इसका सही कथन है। इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वही प्रोग्राम 1992 के अंदर इंटीग्रेटेड विथ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंदर चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना का फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। इट वाज लॉन्च इन 2005, फॉल्स पूछा गया है दोस्तों। और ऑप्शन ए वाला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है इट एम्स टू रिवाइव दाई ट्रेनिंग, दाई ट्रेनिंग को बढ़ाना इसका कोई मकसद नहीं था। जननी सुरक्षा योजना का मेन मकसद था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है इट इन्वॉल्व केस इंसेंटिव टू आशा वर्कर, बिल्कुल केस इंसेंटिव मिलता है आशा वर्कर को। ऑप्शन डी है इट आल्सो एम टू रिड्यूस नियोनेटल मोर्टालिटी, बिल्कुल नियोनेटल मोर्टालिटी भी इससे घटी है जननी सुरक्षा योजना से, तो ये भी इसका सही कथन है। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट स्टैंड्स फॉर एस इन SATH and in initiative by government of India to initiate transformation in health and education sector by associating with states। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जो SATH के अंदर S का मीन्स क्या है, ये इसके अंदर बोला गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है सपोर्टिव, ऑप्शन बी बोल रहा है सोशल, ऑप्शन सी बोल रहा है सुपरवाइजरी एंड ऑप्शन डी बोल रहा है सस्टेनेबल। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसके अंदर एस का मतलब है सस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। आशा वर्कर इज ट्रेन्ड टू वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, द फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा वर्कर है वो एक ट्रेनेड वर्कर है जो कि कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ है उसके बिटवीन एक इंटरफेस का काम करता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट एंड ऑप्शन बी बोल रहा है एक्रीडेटेड सोसाइटी हेल्थ एक्टिवेटर, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी बोल रहा है एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एक्टिवेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा,
एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका आशा वर्कर का या आशा की फुल फॉर्म होती है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 58, एज पर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम ए प्रॉब्लम विलेज इज वन इज। जब नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम की बात करें तो प्रॉब्लम विलेज क्या है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, वेयर सेफ वाटर इज अवेलेबल विद इन किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जब उसको पानी मिल रहा है। ऑप्शन बी, वेयर वाटर इज अवेलेबल विद इन ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर। ऑप्शन सी, वेयर वाटर एंड एक्सेस सैलिनिटी। ऑप्शन डी, वेयर वाटर हैज लेस आयरन कंटेंट। तो जो नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद क्या है, किस बीमारी को या किस प्रॉब्लम को सोल्व करने का है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जो वाटर सप्लाई है वो किसी भी गांव के अंदर विद इन 1 किलोमीटर किसी भी इंडिविजुअल को मिले, ये इसका मेन मकसद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एंटीनेटल केयर एंड इट्स पर्पज। ओके, इसमें पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में कि एंटीनेटल केयर और इसके पर्पज के से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए बोल रहा है इट शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर 12 वीक गेस्टेशन, तो बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी बोल रहा है इट सीक्स टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिल्कुल इससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अपन एंटीनेटल केयर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है इट इनकॉर्पोरेट अटेंशन टू accompanying अंडर 5। दोस्तों ये यहाँ पे बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि अंडर 5 का जो प्रोग्राम है वो अलग प्रोग्राम होता है, ना कि एंटीनेटल का प्रोग्राम होता है, ये इसीलिए यहाँ पे गलत कथन है। ऑप्शन डी बोल रहा है इट इनकॉर्पोरेट सेंसिटाइजिंग मदर्स अबाउट फैमिली प्लानिंग, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे फॉल्स कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। यदि RNTCP अपन ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम की बात करें तो वहां पे जो केस फाइंडिंग होती है वो किसके आधार पे होती है। ऑप्शन ए, स्पुटम कल्चर। ऑप्शन बी, चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन सी, स्पुटम माइक्रोस्कोपी एंड ऑप्शन डी, मोनटेक्स टेस्ट। हालांकि सभी के सभी ये टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को असेस करने वाले टेस्ट है, बट जो केस का जो कंफर्मेशन होता है वो किसके आधार पे होता है, स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर के आधार पे वहां पे कंफर्मेशन होता है किसी भी टेस्ट का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ओके, तो ये 60 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।